नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं और वक्त हो गया है 2019 की 19 कहानियों का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। 19 की 19 कहानियां यानी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको आज की हर बड़ी खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही उस खबर की पूरी कहानी भी बताएंगे। और आज की हमारी सबसे पहली कहानी प्रयागराज से। प्रयागराज में कल विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद होगी। धर्म संसद में संतों की उपस्थिति के बीच तय होगा कि राम मंदिर पर अगला कदम क्या होगा। विश्व हिंदू परिषद इस लड़ाई का नेतृत्व कर रही है, पर इस लड़ाई में क्या होगा इसका निर्णय हम नहीं करते, संत करते हैं। संत करेंगे और जो भी निर्णय वो करेंगे हम उस पर आचरण करेंगे, हम उसको सफल करेंगे। अयोध्या विवाद पर गैर विवादित जमीन लौटाने की मोदी सरकार की अर्जी से विश्व हिंदू परिषद खुश है। सूत्रों के मुताबिक धर्म संसद में अमित शाह भी जा सकते हैं। बीएचपी जल्द राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग कर रही है। अयोध्या मामले में पक्षकार हाजी महबूब ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। हाजी महबूब के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो अयोध्या विवाद का हल तुरंत निकल सकता है। अगर जिसके हक में फैसला होगा वो ज़मीन उसको दे दी जाएगी। जब फैसला होगा उसके बाद उनको ज़मीन दे दी जाए तो उसमें कोई नहीं। और ये कोई कहे कि वो उठा के मैं दे दूं तो ये गलत बात। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। मोदी शाह की जोड़ी को इस बात का इल्म 2014 से है। आज अमित शाह बुआ बबुआ के गठबंधन बनने और कांग्रेस में प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की कमान मिलने के बाद पहली बार यूपी में थे। शाह के यूपी दौरे की पूरी कहानी देखिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुआ बबुआ के गठबंधन बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में रैली की। यूपी के कानपुर में रैली के दौरान शाह ने महागठबंधन के खिलाफ पीएम वाला साप्ताहिक कैलेंडर लॉन्च किया। ये साप्ताहिक कैलेंडर आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए शाह का बयान सुनना पड़ेगा। अगर गठबंधन की सरकार बनी तो कैसी सरकार बनेगी सुन लो भैया। सोमवार को बहन जी प्रधानमंत्री होंगी, मंगलवार को अखिलेश जी होंगे, बुधवार को ममता दीदी होगी, गुरुवार को शरद पवार जी होंगे, शुक्रवार को देवगौड़ा जी होंगे, शनिवार को स्टालिन बन जाएंगे, रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। अमित शाह ने यूपी में 50% वोट और 74 से ज्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यूपी में इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि मायावती अखिलेश मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में पूर्वी यूपी में चुनाव लड़ेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह बीजेपी के लिए यूपी की कमान संभाल रहे थे और उस वक्त एनडीए ने 73 सीटें जीती थी। शाह जानते हैं कि बिना उत्तर प्रदेश के दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना संभव नहीं है और मोदी का रास्ता रोकने के लिए विपक्षी दल अब भी महागठबंधन में जुटे हैं। इसलिए शाह के निशाने पर सबसे ज्यादा महागठबंधन की कोशिश में जुटे दल हैं। कांग्रेस के सारे नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का नाम लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार। और सारे कार्यकर्ता सुन ले, श्री राम जन्मभूमि पर उसी स्थान पर भव्य से भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध। कांग्रेस पर राम मंदिर के खिलाफ साजिश करने का दावा करने वाले अमित शाह ने राम भक्तों को ये भरोसा दिया कि बीजेपी सरकार जल्द मंदिर निर्माण चाहती है। अमित शाह का ये बयान मोदी सरकार की उस अर्जी के बाद आया है जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या विवाद से जुड़ी गैर विवादित भूमि लौटाने की अपील की थी। अमित शाह जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण में हो रही देरी से करोड़ों हिंदू नाराज हैं, लेकिन सरकार की अर्जी के बाद वो जनता को ये भरोसा दे सकते हैं कि जल्द मंदिर निर्माण की दिशा में सरकार सही नियत से कदम बढ़ा रही है। और अब बात कांग्रेस नेता शशि थरूर के उस ट्वीट की जिसकी वजह से हिंदुओं में आक्रोश है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हिंदू आस्था का अपमान किया है। प्रयागराज में योगी कैबिनेट के कुंभ स्नान की इसी तस्वीर पर थरूर ने आपत्तिजनक ट्वीट किया। थरूर ने क्या लिखा पहले ये देख लीजिए और आप बताइए, क्या ये हिंदू आस्था का अपमान नहीं है? बीजेपी ने शशि थरूर के ट्वीट पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। राहुल गांधी की चुप्पी इस बात का प्रतीक है
कि हिंदू धर्म के इस अपमान पर शशि थरूर को राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार की भाषा को देश में कहीं कोई स्थान नहीं है और श्री राहुल गांधी जी को इस पर जवाब देना चाहिए। अब थरूर के इस अमर्यादित ट्वीट के पीछे की पूरी कहानी समझ लीजिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी कैबिनेट के साथ मंगलवार को कुंभ स्नान किया था। 4 फरवरी को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का भी कुंभ जाने का कार्यक्रम है। शशि थरूर को लगा कि योगी के कुंभ स्नान पर ऐसी टिप्पणी करके वो गांधी परिवार को खुश कर सकते हैं, लेकिन गांधी परिवार को खुश करने के चक्कर में उन्होंने कुंभ में डुबकी लगाने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ही मजाक बना दिया। ये जब कूदेगा तो गंगा खुद वापस चली जाएगी छोड़कर। क्या हिंदू आस्था का अपमान ही कांग्रेस का डीएनए है? दरअसल ये पहली बार नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि इससे पहले कब कब कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आस्था का अपमान किया है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि जो मंदिर जाता है वो लड़कियों को छेड़ता है। कांग्रेस ने हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम को काल्पनिक करार दिया तो अयोध्या केस को 2019 तक टालने की मांग की। कांग्रेस ने ही भगवा आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया। सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनाने का विरोध भी कांग्रेस ने किया था। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के कितने गैर जिम्मेदार नेता हैं, इसे समझने के लिए आपको पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की आज की चिट्ठी जरूर देख लीजिए। मनोहर पर्रिकर ने इसी चिट्ठी के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि मंगलवार को मनोहर पर्रिकर से उनकी मुलाकात हुई थी और राहुल के मुताबिक पर्रिकर ने खुद कहा कि राफेल डील बदलते समय पीएम ने उनसे कुछ नहीं पूछा था। राहुल के इस आरोप को मनोहर पर्रिकर ने खारिज कर दिया। पर्रिकर के मुताबिक राहुल गांधी ने 15 मिनट की मुलाकात की और इस मुलाकात का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया। इस दौरान राफेल का जिक्र तक नहीं हुआ था। पर्रिकर की चिट्ठी के बाद अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी असंवेदनशील है। क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर हिंसा तंत्र भारी है? पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली में हुई हिंसा के बाद से एक बार फिर ममता सरकार पर सवाल उठने लगे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और राजनीतिक हिंसा क्या एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली में हिंसा हुई और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ममता दी, आपके बहरे कान खोलकर सुन लो। जितना रोकना चाहोगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर कमल का संदेश देंगे। किस प्रकार के कर्म हैं? ये तालिबानी दीदी की तरह आप वहां बिहेव कर रही हैं। एक बात आज तय हो चुका है कि जनमत जो है ममता जी का समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बहुमत की ओर बढ़ रही है, कहीं न कहीं ममता बनर्जी के मन में डर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी सारे हथकंडे अपनाने में लगी है। Some hooligans are there which is being hired from Dumka, Jharkhand, and they are being hired by BJP. अब आपको पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा की पूरी कहानी बताते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते जनमत से ममता बनर्जी डरी हुई। 2014 के बाद से राज्य में बीजेपी का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पंचायत चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। उपचुनाव में बीजेपी भले ही जीत न पाई हो, लेकिन पार्टी के वोट प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 23 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। राज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी के निशाने पर रही कांग्रेस। पीएम ने कहा कि जितना काम उन्होंने 5 साल में किया, उतना करने में कांग्रेस 25 साल लगा देगी। लेकिन इस मौके पर पीएम की दरियादिली भी नजर आई जब उनके भाषण के दौरान एक कैमरामैन बेहोश होकर गिर गया। पीएम मोदी सूरत में भाषण दे रहे थे। मौका था सूरत एयरपोर्ट के विस्तार के उद्घाटन का। इस दौरान एक कैमरामैन बेहोश होकर गिर पड़ा। हल्की अफरा तफरी मची।
पीएम ने भाषण रोका और कहा कि एम्बुलेंस बुलाकर कैमरामैन को अस्पताल ले जाया जाए। ये पीएम मोदी की दरियादिली थी। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी कई कार्यक्रम में शामिल हुए। सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने कहा कि वो चाहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी विमान में सफर करे। सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इसके लिए ही पूरे देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना शुरू की गई। पीएम ने कांग्रेस को 5 साल वाला चैलेंज भी दिया और कहा कि उनसे ज्यादा काम किसी सरकार ने नहीं किया। उनके कालखंड में कहां 25 लाख और हमारे 4 साल में कहां 1,30,00,000। अगर मैं जितना काम कर रहा हूं उतना उनको करना होता तो और 25 साल लग जाते हैं। पीएम मोदी गुजरात के नवसारी जिले भी गए और वहां दांडी में नमक सत्याग्रह स्मारक और म्यूजियम का उद्घाटन किया। दांडी में 15 एकड़ में फैले नमक सत्याग्रह स्मारक को 110 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। शौचालय बनाने से भी कोई बदलाव आता है क्या? साफ सफाई भी क्या कोई प्रधानमंत्री का काम है? गैस का कनेक्शन देने से भी कहीं जीवन बदलता है? बैंक में खाते खोलने से गरीब अमीर हो जाएगा क्या? ये सारे डायलॉग देश भूलेगा नहीं। ये वही लोग हैं। इससे पहले पीएम मोदी दिल्ली में राजघाट भी गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकपाल लागू करने की मांग करते हुए अन्ना हजारे आज एक बार फिर अनशन पर बैठ गए हैं। इस बार अनशन की जगह राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि अन्ना का गांव रालेगण सिद्धि है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। आज अपने गांव रालेगण सिद्धि में लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे अनशन पर बैठ गए। बीते 8 साल में लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे तीसरी बार भूख हड़ताल कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अन्ना को प्रायश्चित करना चाहिए कि वो केजरीवाल को राजनीति में लेकर आए। वो अन्ना हजारे आज प्रायश्चित में अनशन में बैठ सकते हैं और तो कोई मांग करने के लिए बैठने की कोई अर्थ नहीं है। उनको प्रायश्चित करना है कि इस समाज में मैंने केजरीवाल जैसे 420 को थोपा और इससे देश के लिए बहुत नुकसान हुआ और मैंने बहुत बड़ा पाप किया। अब आपको अन्ना के आंदोलन पर बैठने की पूरी कहानी बताते हैं। लोकपाल कानून बने 5 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन लोकपाल कानून अब तक लागू नहीं किया गया। अन्ना का आरोप है कि सत्ता में आने के बाद से सरकार ने इस पर सिर्फ बहानेबाजी। लोकपाल विधेयक लोकसभा में 18 दिसंबर 2013 में पारित हुआ था।